Hello guys, welcome to Get Ready for Law. We make law easy. Today we will discuss solution of CUET PG law question paper of 2023. So first let's begin with question number 1. Here question number goes like this. Question is UNFCCC is an international organization which aims to regulate. बेसिकली यहाँ पे चार ऑप्शंस है तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे यूएनएफसीसी का फुल फॉर्म क्या है तो UNFCC stands for United Nations Framework Convention on Climate Change। तो हम लोग अब चारों ऑप्शन को थोरो देखें तो मोस्ट अप्रोप्रिएट हम लोग को कौन सा लगेगा। सबसे पहला ऑप्शन है फाइनेंशियल क्राइसिस। फाइनेंशियल क्राइसिस कहीं से भी इसका फुल फॉर्म को सुटेबल नहीं है, उससे सुटेबल नहीं है। अगर सेकंड ऑप्शन को देखें तो सेकंड ऑप्शन बात करे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, जो कि इसके फुल फॉर्म से बहुत डिफरेंट है। थर्ड ऑप्शन देखें तो ये बात करता है इंसेक्टिसाइड्स और पेस्टिसाइड्स के बारे में, जो फुल फॉर्म में कहीं से भी रिलेटेड नहीं है। लेकिन फोर्थ ऑप्शन हम लोग देखेंगे तो ये कहीं ना कहीं से उसमें थोड़ा रिलेटेड है, और इसके बारे में हम लोग फिर से फुल फॉर्म को देखते हैं। यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। तो ग्रीन हाउस क्लाइमेट चेंज मीन्स इट्स समटाइम मतलब इट इज समहाउ रिलेटेड, और इसके बारे में हम लोग और देखेंगे। वैसे तो इसका आंसर करेक्ट 4 है, और इसके बारे में हम लोग और देखेंगे कि इसका एस्टैब्लिशमेंट हुआ था 1992 में। इसका हेडक्वार्टर्स है बॉन जर्मनी में, और सिग्नेटरीज मतलब जब ये एस्टैब्लिश्ड हो रहा था तो 165 कंट्रीज जो हैं इसके एज अ सिग्नेटरीज थे, और टोटल इसमें 198 कंट्रीज अभी प्रेजेंट टाइम में है, और लीबिया और यमन दो कंट्रीज हैं जो अभी तक इसको ज्वाइन नहीं किए। टोटल इसमें 198 कंट्रीज अभी के टाइम में। एरिट्रिया इज द कंट्री विच रिसेंटली ज्वाइंट ऑन 7 Feb 2023, और इसका एक पोल हमने टेलीग्राम पे कल शाम में कराया था। तो ये हम लोग का पहला क्वेश्चन, और इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। अब हम लोग जाएंगे सेकंड। सेकंड क्वेश्चन इज एग yolk, सैलम, लिवर एंड मिल्क आर रिच सोर्सेज ऑफ विच विटामिन। यहाँ पे सैलम की स्पेलिंग गलत है तो वी विल करेक्ट द स्पेलिंग SALOM, सैलम। And question is egg yolk, salem, liver and milk are the rich sources of which vitamin? So यहाँ correct option is vitamin D। अब हम लोग इन चारों विटामिन के यूजेस देख लेंगे हम लोग के बॉडी में। विटामिन ए इज वेरी यूजफुल फॉर विजन, इम्यून सिस्टम एंड रिप्रोडक्शन। Vitamin B. Vitamin B helps our body to use energy yielding nutrients, and it promotes healthy cell growth, and it's very useful for healthy brain functions। विटामिन बी जो है विटामिन बी में उसकी कैटेगरी में B12 जिसको बायोटीन भी कहते हैं, इट इज ऑल्सो वेरी यूजफुल फॉर आर हेयर फॉलिकल्स एंड हेयर ग्रोथ। एंड विटामिन के जो है ब्लड क्लॉटिंग में यूज होता है। जैसे कि किसी को चोट लग गई, खून बह रहा है, तो खून ना बहे, वो ब्लड वहीं पर रुक जाए, उसमें विटामिन के का यूज होता है। विटामिन डी बहुत यूनिक विटामिन कह सकते हैं, क्योंकि यही एक ऐसा विटामिन है विच हेल्प्स आवर बॉडी टू अब्सॉर्ब कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। यही एक ऐसा विटामिन है जो हम लोग की बॉडी को कैल्शियम और फॉस्फोरस एब्सॉर्ब करने के में यूज करता है, एंड इट ऑल्सो प्रोमोट्स स्ट्रॉन्ग बोन हेल्थ। नाउ सेकेंड क्वेश्चन। Second question is, who won the 2022 Nobel Prize in Literature? तो यहाँ का सही आंसर है एनी एर्नॉक्स। एनी एर्नॉक्स यहाँ पे आंसर ए होगा करेक्ट। इसमें एर्नॉक्स की स्पेलिंग गलत है, एर्नॉक्स की स्पेलिंग है ERNAUX। एनी एर्नॉक्स। Now move to the next question. Question is, age of voting was reduced from 21 to 18 in the year 1988. It is contained in which article of Constitution? इसमें हम लोग देखेंगे तो इसका आर्टिकल है आर्टिकल 326। इसका एक यूनिक फीचर हम लोग ये कह सकते हैं कि इसका जो मतलब इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए या इसका शुरुआत किसने किया था, तो शंकरानंद जो वाटर रिसोर्स मिनिस्टर थे, इसकी स्टार्टिंग इन्होंने की थी पार्लियामेंट में। बेसिकली अगर कोई भी अमेंडमेंट करना रहता है या कुछ भी नए लाना रिजोल्यूशन लाना रहता है तो हम लोग होम मिनिस्टर करते हैं या लॉ मिनिस्टर करते हैं। लेकिन एक यूनिक फीचर इसका ये है कि इसको वाटर रिसोर्स मिनिस्टर ने किया था,
और ये 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू हुआ था। और इसका करेक्ट आंसर है आर्टिकल 326 ऑप्शन सी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु आउट ऑफ द फॉलोइंग वन गोल्ड मेडल फॉर इंडिया इन कॉमनवेल्थ गेम्स 2022? इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, निखत जरीन। Now let's move to the next question. Who was the first recipient of the भारत रत्न अवार्ड? अब इसमें से हम लोग को ये बताना कि किसने पहली बार भारत रत्न अवार्ड जीता था। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। अब श्री राजागोपालचारी के बारे में हम लोग और भी कुछ जानेंगे। ये जो थे फर्स्ट इंडियन एंड लास्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया थे। और सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पे अब हम बताना चाहेंगे कि अवार्ड और टाइटल के बीच में कभी कभी एग्जाम्स में पूछा जाता है कि अवार्ड और टाइटल्स के बीच का डिफरेंस क्या है। जो टाइटल्स है, टाइटल्स जो है आर्टिकल 18 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में प्रोहिबिटेड है। मतलब कोई भी फॉरेन टाइटल्स हम लोग यूज नहीं कर सकते, या कोई भी पर्सनल टाइटल जैसे लोग यदुवंशी, खुराना या कुछ भी ऐसा लगाते हैं, सिंघानिया, ये सब नहीं यूज करते। जो इंडियन गवर्नमेंट दी है बस उतना ही यूज हो सकता है। जैसे सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया है। तो यहाँ पे अवार्ड और टाइटल्स के बीच में यही डिफरेंस होता है। अवार्ड इज अवार्ड एंड आर्टिकल इज लाइक टाइटल्स विच गवर्नमेंट और एनी फॉरेन गवर्नमेंट गिव्स टू एनी सिटीजन ऑफ आवर इंडिया, एंड foreign titles are restricted or prohibited for use under article 18 of our constitution. Now let's move to the next question. The CBIC has exempted which of the product from custom duty and agricultural infrastructure development less? इसका सही आंसर होगा रॉ कॉटन। तो सीबीआईसी जो है किस प्रोडक्ट को कस्टम ड्यूटी और एग्रीकल्चरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट लेस से निकाल दी है, मतलब एग्जेम्प्ट कर दी है। तो हम लोग देखेंगे इसका आंसर रॉ कॉटन है। और ये वैसे लास्ट ईयर का क्वेश्चन है लेकिन फिर भी डिटेल में बता देते हैं। अप्रैल 14 2022 से सितंबर 30 2022 तक एग्जेम्प्टेड था। और हम लोग यहाँ पे एआईडीसी के बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। एआईडीसी जो होता है, इट इज एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट सेस। इट इज imposed on goods specified in first schedule to the custom tariff act of 1975। और एआईडीसी जो था इंट्रोड्यूस्ड हुआ था 2021 में थ्रू फाइनेंशियल बिल। और फर्स्ट शेड्यूल में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, जैसे कि रॉ कॉटन तो आता ही है, उसके साथ में फ्लोर और मीट भी आता है। तो उसका अभी फिलहाल करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन सी। Now let's move option C. Next question is, human eye is a sensory organ which helps us to see objects. Identify the correct statement. जो मानवीय आंखें हैं वो हम लोग जो सेंसरी ऑर्गन है मानवीय आंखें, वो हम लोग को चीजों को देखने में मदद करती हैं। उनके बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही है? तो सबसे पहला स्टेटमेंट है, इनर मोस्ट लेयर ऑफ आई इज कॉल्ड रेटिना विच हैज फोटोरिसेप्टर सेल्स। तो इनर मोस्ट लेयर, आंखों की जो सबसे अंतरीय लेयर है, उसको हम लोग रेटिना कहते हैं। हाँ, ये सही है। Now next statement is, photoreceptor cells are of two types, rods and cones. This statement is wrong here because there are currently three known types of photoreceptor cells in mammalian eyes: rods, cones and intrinsically। तो यहाँ पे ये जो है यहाँ पे 3 टाइप्स हो जाएगा, ठीक। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज, photoreceptor cells are not present in blind spot। This statement is also correct। और लेंस ऑफ द आई इज कॉन्केव लेंस। यहाँ पे जो लेंस ऑफ आई इज कॉन्वेक्स होती है, कॉन्वेक्स। तो यहाँ पे बस 2 ऑप्शन सही है, ए एंड सी ओनली। तो इस तरह यहाँ पे ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। Now next question is, Mahatma Gandhi started his first satyagrah movement from which place of India? महात्मा गांधी ने अपना पहला सत्याग्रह मूवमेंट इंडिया के किस जगह से स्टार्ट किया था? फर्स्ट ऑप्शन, साबरमती आश्रम इन गुजरात, सेवाग्राम आश्रम नियर वर्धा, चंपारण इन बिहार, और
खेरा इन गुजरात। तो द करेक्ट आंसर इज चंपारण इन बिहार। अब इसका थोड़ा बैकग्राउंड हम लोग देख लेंगे। सबसे पहले महात्मा गांधी को अप्रोच किया था राजकुमार शुक्ला ने। राजकुमार शुक्ला जो थे वो एक फार्मर कह सकते हैं, फार्मर या पीजेंट थे, जो महात्मा गांधी को अप्रोच करते हैं। महात्मा गांधी पहले तो मना कर देते हैं, लेकिन राजकुमार राव और शुक्ला व्हाटएवर ही वाज वेरी एडमेंट ऑन इट्स स्टेटमेंट। उन्होंने गांधी जी का पीछा कोलकाता तक किया था। वहां से फिर उन्होंने बिहार, जब तक मतलब गांधी जी बहुत इम्प्रेस हो गए थे उनके एफर्ट से, क्योंकि उन्होंने बहुत कोशिश की कि वो गांधी जी आए बिहार में और उनकी मदद करें। तो फिर वो दोनों लोग साथ में आते हैं और बीच में एक बहुत इंपॉर्टेंट इंसिडेंट होता है। वो लोग कलकत्ता में जहाँ पे रुकते हैं, जिनके घर में, वैसे तो गांधी जी बहुत बड़े एक लॉयर कह सकते हैं या बहुत जानकार थे, लेकिन जब वो बहुत सिंपल क्लोथिंग में थे, ही वॉज इन धोती एंड नॉर्मल गमछा जिसको कहते हैं इंडिया में, ही वॉज इन वेरी नॉर्मल क्लोथिंग। तो वहां के जो सर्वेंट था, जब गांधी जी ने उनसे पानी मांगा तो उसने रिफ्यूज कर दिया। मतलब कहा कि आप एक किसान हैं, आप एक काम करने वाले कर्मचारी हैं, आप हमारे घर का पानी नहीं पी सकते। उन्होंने रिफ्यूज कर दिया। तो यहाँ से गांधी जी को एक बहुत बड़ा मोटिवेशन मिलता है, जो उन्होंने ये नीचे कास्ट के लोगों के लिए जो मदद की था, जो उनको एलिवेट करने के लिए जो उन्होंने प्रोग्राम्स किए थे, वो कह सकते हो उसका बेसिस यहाँ से स्टार्ट हुआ था कि उस वर्कर ने गांधी जी को पानी पीने से मना कर दिया था, क्योंकि वो एक सर्वेंट के साथ आए थे। और इवन उनको घर के बाहर चौखट में बैठाया गया था, उनको घर के अंदर भी घुसने नहीं दिया गया था। और हम लोग देखेंगे चंपारण बिहार में दिक्कत क्या हुई थी। पहला दिक्कत ये था कि जो इंडिगो की खेती होती है, जब इंडिगो का कल्टीवेशन होता है, तो वो सॉइल का सारा नरिशमेंट ऑब्जॉर्व कर लेता है इंडिगो। पहला दिक्कत ये था। और जो उस पे टैक्सेस इतने ज्यादा थे कि मतलब उनके पास फिर एंड में कुछ बचता ही नहीं था। एक तो पहले पूरी सॉइल भी खराब हो जाती थी, क्योंकि कोई नरिशमेंट नहीं रहता था। तो उसको फिर से रीफर्टिलाइज करने में उन लोग का बहुत पैसा लगता था, और टैक्सेस भी बहुत हाई थे। तो पहला दिक्कत उन लोग का ये था। दूसरा था कि फॉरेन कंट्रीज में इंडिगो को जो है लैबोरेटरी में कम प्राइसेस में कल्टीवेट करने किए जाने लगा। तो फिर वो जो फॉरेनर्स थे, जो ब्रिटिशर्स थे, उन्होंने बिहार के कल्टीवेटर्स को फोर्स किया कि वो जो है अपने इंडिगो को लो प्राइस करके बेचे, क्योंकि फॉरेन में जो है वो बहुत लो दाम पे बिक रहा था, क्योंकि वो जो था उसमें कोई मैनुअल वर्क था नहीं। इसलिए उन्होंने उनको फोर्स किया कि वो कम दाम पे बेचे। Now, next question is, given below are two statements. Statement 1, Dadabhai Naroji was one of the founder of the National Congress. He was first Indian to be elected as member of UK's parliament. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस पहली बार स्थापित हुआ था 1885 में। ठीक। ही वॉज को फाउंडर ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, दिस इज करेक्ट। ही वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बी इलेक्टेड एज मेंबर ऑफ यूके's पार्लियामेंट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट। और he was elected from he standed from liberal party, liberal liberal party, and he election was held in 1892, or he was first British Indian MP which represented British India in Britain Parliament. उन्होंने एक बुक भी लिखी थी, Poverty and Un-British Rule in India. It was very famous book he wrote, and he was the first person who used the concept of poverty line. Poverty line. और यहाँ पे देखा जाएगा तो he was also called the Grand Old Man of India. यहाँ पे दोनों ऑप्शन करेक्ट है, both 1 and 2 are true. Now let's go to the next question. The 28th state of India is Ladakh, Jharkhand, Chhattisgarh, Telangana. Here spelling of Chhattisgarh is wrong, but the correct answer is Jharkhand. The 28th state was Jharkhand. And let's now see some background of this question. It was founded by Bihar Reorganization Act 2000. Bihar Reorganization Act 2000. It was separated from Bihar,
and it was exact date was 15 November. The correct option is Jharkhand. Now let's move to the next question. एंड तेलंगाना के बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं. तेलंगाना जो था, इट वाज फाउंडेड ऑन 2 जून 2014. इट वाज द लेटेस्ट स्टेट made by Indian government or announced by Indian government. Now question is match list 1 and list 2. लिस्ट 1 में जो है डांसेस के फॉर्म दिया गया है और लिस्ट 2 में स्टेट्स हैं जिनसे वो बिलोंग करते हैं. तो हम लोग को उसमें सही को मैच करना है. तो इसमें हम लोग देखेंगे सत्रिया. सत्रिया सत्रिया जो है वो है आसाम का. कुचिपुडी कुचिपुडी है केरला. मोहिनी. दो लिस्ट दिए गए हैं. पहले लिस्ट में डांसेस के फॉर्म है और दूसरे लिस्ट में वो कहाँ से ओरिजिन किए हैं उन स्टेट्स का नाम है. तो हम लोग को सही ऑप्शन चूज करना है, डांसेस के फॉर्म और किस स्टेट से वो बिलोंग करते हैं. तो सबसे पहला डांस है सत्रिया. सत्रिया बिलोंग करता है आसाम से. दूसरा है कुचिपुडी. कुचिपुडी बिलोंग्स टू आंध्र प्रदेश. तीसरा है मोहिनीत्यम. मोहिनीत्यम बिलोंग्स टू केरला. फोर्थ इज भरतनाट्यम. भरतनाट्यम बिलोंग्स टू तमिलनाडु. अब हम लोग इसमें देखेंगे तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन सी. और हम लोग थोड़ा सा और बैकग्राउंड के बारे में देख लें इसके. तो कथक मतलब और भी डांसेस के फॉर्म के बारे में देख ले तो कथक जो है इट इज ट्रेडिशनल डांस ऑफ यूपी एंड लावनी इज ट्रेडिशनल डांस ऑफ महाराष्ट्र. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Next question is who resigned as the Speaker of Lok Sabha to contest presidential elections in 1967 and 1977? GV Mavalanka, Vallabhbhai Patel, Neelam. Now next question is who resigned as the Speaker of Lok Sabha to contest presidential elections in 1967 and 1977? तो पहला है जीवी मावलंकर. मावलंकर की स्पेलिंग यहाँ पे गलत है, यहाँ एस की जगह होगा आर. दूसरा है वल्लभ भाई पटेल. वल्लभ भाई पटेल. तीसरा नीलम संजीव रेड्डी. चौथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी. तो करेक्ट आंसर इज नीलम संजीव रेड्डी. He was the 6th president and he resigned as the speaker to contest presidential elections of 1967 and 1977. और जीवे मावलंकर को देखा जाएगा he was the first speaker of Lok Sabha and Vallabhbhai Patel was the first home minister of India. और इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है इंडियन reorganization of states में. Now let's move to the next question. Out of the following, which is not considered as a classical language of government of India? Maithili, Tamil, Kannada, Odia. So the correct answer is Maithili. Maithili is not considered as a classical language of government of India. Classical. Now the question is, out of the following which is not considered as a classical language by government of India? तो पहले हम लोग देखेंगे क्लासिकल लैंग्वेज और ऑफिशियल लैंग्वेज के बीच का डिफरेंस क्या है. तो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343 जो हम लोग का ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया है वो हिंदी है जो देवनागरी स्क्रिप्ट में आता है. और एज पर 8th शेड्यूल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हम लोग के पास 12 लैंग्वेजेस हैं. इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 8th शेड्यूल में उन सबका लिस्टिंग है 22 लैंग्वेजेस. और 2004 में गवर्नमेंट अनाउंस दैट एंड इट वाज डिसाइडेड बाय इंडियन गवर्नमेंट टू प्रोक्लेम इंडियन लैंग्वेजेस मीटिंग सर्टेन रिक्वायरमेंट्स एज क्लासिकल लैंग्वेज. जो कुछ रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर रही हैं उनको हम लोग क्लासिकल लैंग्वेजेस में डाल देंगे और बाकी इंडिया का जो ऑफिशियल लैंग्वेज होगा वो हिंदी ही रहेगा. तो इसका सही ऑप्शन है मैथिली. नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इसमें भी दो लिस्ट दिए गए हैं. पहला है प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा है सोर्सेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. जब संविधान हम लोग का बना था तो उसके कई सारे प्रोविजन अलग अलग कंट्रीज से लिए गए थे. तो यहाँ पे से कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं और दूसरे लिस्ट में कंट्रीज दिए गए हैं. तो हम लोग को बताना है कि जो प्रोविजंस है वो किस देश के किस संविधान से लिया गया है. तो
हम लोग पहले देखेंगे लॉ मेकिंग प्रोसीजर, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल, पार्लियामेंट्री। इस क्वेश्चन में हम लोग देखेंगे, इस क्वेश्चन में भी क्वेश्चन दो पार्ट में डिवाइडेड है, लिस्ट वन, लिस्ट टू। लिस्ट वन में प्रोविजंस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, हम लोग के संविधान के कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। दूसरे में सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, जब हम लोग का संविधान बना था तो कई सोर्सेज से लिया गया था, कई देशों के संविधानों से लिया गया था। तो हम लोग को वही बताना है कि कौन सा प्रोविजन किस देश के संविधान से लिया गया है। तो पहला है लॉ मेकिंग प्रोसीजर्स, सिंगल सिटीजनशिप, बाई कैमरल पार्लियामेंट्री। लॉ मेकिंग प्रोसीजर जो हम लोग का कानून बनाने की जो विधि है, सिंगल सिटीजनशिप है, बाई कैमरल पार्लियामेंट, कहाँ से लिया गया है? तो इसको ऑप्शन होगा ऑप्शन 3। ये 3 का होगा ए। और प्रिम्बल फंडामेंटल राइट्स, प्रिम्बल वही जो वी द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, जो एनसीईआरटी के हर बुक के फर्स्ट पेज में दिया जाता है, वही प्रिम्बल है। फंडामेंटल राइट्स जो हम लोग के मौलिक अधिकार है। और इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए सबसे जरूरी है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट रहेगी, तब नहीं रहेगी, तब तक वो देश डेमोक्रेटिक नहीं कहलाएगा। भले उसके अंदर कितनों भी हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ला दे, लेकिन जब तक जुडिशरी इंडिपेंडेंट नहीं है, तब तक हम लोग उसको एक कंप्लीटली डेमोक्रेटिक स्टेट नहीं कह सकते। तो बी का होगा फोर्थ, ये हम लोग यूएसए से लिए थे, ये होगा बी। तीसरा है फंडामेंटल ड्यूटीज। फंडामेंटल ड्यूटीज हम लोग ने लिया था कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्मर यूएसएसआर, जो कि अब बदल के रशिया हो गया है, सी। और अब बचा एंड में आइडियाज ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, ट्रेड एंड कॉमर्शियल प्रोविजंस, इट वाज टेकन फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया, डी। तो यहाँ पे ऑप्शन जो करेक्ट है वो है 84 का डी, दिस वन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Now question is, who was the first woman to climb Mount Everest twice? फर्स्ट ऑप्शन बचेंद्री पाल, संतोष यादव, अंशु जमसेनपा। यहाँ पे स्पेलिंग गलत है। बेसिकली इतनी बड़ी इंस्टीट्यूशन का पेपर है, फिर भी इसमें इतनी स्पेलिंग मिस्टेक है, बड़ी आश्चर्य की बात है, बट हम लोग क्या कर सकते हैं। जमसेनपा। तो इसका सही आंसर होगा संतोष यादव। ये जो है 10 अक्टूबर 1961 में 1967 में पैदा हुई थी। 10 अक्टूबर 1967 में पैदा हुई थी। और बाकी हम और तीनों के बारे में भी देख लेते हैं। बचेंद्री पाल, बचेंद्री पाल जो थी, ये फर्स्ट इंडियन थी, इंडियन माउंटेनर थी, जो पहली बार माउंट एवरेस्ट को क्लाइम की थी। इन्होंने 1984 में माउंट एवरेस्ट क्लाइम किया था, 1984। और इनको थर्ड इंडियन हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड मिला है 2019 में। थर्ड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है पद्म भूषण, पद्म भूषण। और अंशु जमसेनपा जो है, ये जो है फास्टेस्ट माउंटेनर है जिन्होंने एक ही सीजन में माउंट एवरेस्ट को 2 बार क्लाइंब किया है, वो भी 5 दिन के अंदर इन्होंने माउंट एवरेस्ट को 2 बार चढ़ा था। और नुंगशी मलिक के बारे में जाना जाता है, ये 2 ट्विन सिस्टर्स थे, नुंगशी मलिक एंड ताशी मलिक। ये 2 ट्विन सिस्टर है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया है, मतलब ये पहले ट्विन्स है जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को क्लाइम किया, इसलिए ये बहुत फेमस है। Now the question is, the Bharat Ratna Award was given to 3 persons in 1954. The one among the 3 is 1954 में 3 लोग को भारत रत्न अवार्ड मिला था, उसमें से 3 लोग कौन है? तो सबसे पहले थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन, राधा कृष्णन, जो यहाँ पे नहीं दिए ऑप्शन में। दूसरे थे सर सीवी रमन, वो ऑप्शन में दिए हैं, तो यहाँ पे ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। और तीसरे पर्सन थे चक्रवर्ती राजगोपालचारी। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Which Indian bank began in 1990 when Chandrasekhar Ghosh created a microfinance institution? तो फेडरल बैंक, विजय बैंक, यस बैंक और बंधन बैंक। So the correct option is बंधन बैंक। ये हमारा फर्म है, आप
इससे जुड़ने के लिए इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। और आज हम लोग ने जीके एंड अवेयरनेस के पेपर सॉल्व किए हैं। इन फ्यूचर हम लोग हिंदी, इंग्लिश, कंप्यूटर बेसिक्स और जनरल एप्टीट्यूड एंड लॉजिकल रीजनिंग के भी पेपर सॉल्व करेंगे। और ये हम लोग की पेड क्लासेस हैं। 2500 वाली क्लासेस में हम लोग कोचिंग क्लास देंगे, स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे, मॉक टेस्ट रहेंगे। और ये स्टडी मटेरियल जो होगा वो हम लोग का खुद का होगा, ये कहीं से भी कॉपी पेस्ट नहीं होगा। और जो 699 वाला बैच होगा उसमें हम लोग मॉक टेस्ट और स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करेंगे। क्लासेस हम लोग की फ्राइडे, सैटरडे, संडे 2 घंटे के लिए चलेंगी, शाम में 7 से 9। और ये कॉन्टैक्ट नंबर है, आप इससे संपर्क कर सकते हैं और भी अधिक जानकारी के लिए। संडे को हम लोग एवरी संडे वी विल held a quiz of any of the subjects which may be suitable for every children and as per their convenient. And you can contact us through telegram, WhatsApp and IG, Instagram। इसके सारे हैंडल हम लोग डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। तो आपको जो भी दिक्कत हो आप इस नंबर से संपर्क कर सकते हैं 24/7। और इन सब वेबसाइट्स के थ्रू आप जाना चाहेंगे, सोशल मीडिया हैंडल पे जाना चाहेंगे, तो टेलीग्राम है, व्हाट्सएप है, इंस्टाग्राम है। टेलीग्राम पे हमारे कई सारे चैनल्स हैं जिसपे हम लोग रोज पोल कराते हैं, तो आप लोग वहां पे भी जाके कुछ लीगल के भी क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हैं और जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग जरूर उन सारे चैनल्स पे जाइएगा और अपनी नॉलेज के क्राइटेरिया को और डाइवर्स करिएगा। थैंक यू।